बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी का तूफानी प्रचार। सीएम योगी आज करेंगे 4 जगहों पर रैलियां। सीतापुर, लखीमपुर, बलरामपुर और गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ आज रैली करेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के प्रत्याशियों के पक्ष में मांगेंगे वोट। ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां सीएम योगी का तूफानी प्रचार अब शुरू हो चुका है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ 4 जगहों पर रैलियां करेंगे। तो साथ ही आपको बता दें कि सीतापुर, लखीमपुर, बलरामपुर और गोरखपुर में ये रैली आयोजित की जाएगी, जहां बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में सीएम योगी आदित्यनाथ वोट मांगेंगे। उन्होंने कहा है चुनाव की तारीखें अब नजदीक आ रही है और ऐसे में तमाम पार्टियां प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ का भी तूफानी प्रचार जारी है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ 4 जगहों पर रैली करेंगे, जहां पर बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगेंगे। तो सीतापुर, लखीमपुर, बलरामपुर और गोरखपुर में रैली होगी। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखीमपुर से राजेश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। राजेश, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आज लखीमपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ रैली करेंगे, क्या पूरी अपडेट मिल रही है? उनको लाइव चल रहा है। उसके बाद वो राष्ट्रीय इंडिया कॉलेज में रैली करेंगे, जहाँ पे एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। 3 नगर पालिका और 4 न्याय पंचायत जो है लखीमपुर खीरी में, उन सारे प्रत्याशियों के जिताने की अपील करेंगे लोगों से। लखीमपुर खीरी में जो लखीमपुर सदर सीट है नगर पालिका की, उसमें एक कड़ा मुकाबला देखने को मिला है, जहाँ पे सपा और भाजपा और एक निर्दलीय प्रत्याशी जो कि भाजपा से ही निकल के गई है, हीरा श्रीवास्तव, जिनका लोग विकास के नाम पे उनको वोट देने का मन बना चुके हैं, जो कि काफी सशक्त प्रत्याशी मानी जा रही है लखीमपुर में। आज जब योगी जी आएंगे तो क्या हीरा जी को मंच पर बुला पाएंगे, या हीरा जी को मनाने में कामयाब हो गए? अब ये तो देखने वाला विषय होगा कि हीरा जी को किस तरीके से योगी जी बनाते हैं। क्या हीरा जी को मनाने से भाजपा के थम जाएंगे या मुश्किलें बढ़ेंगी? जी बिल्कुल राजेश, ये भी जानना चाहेंगे किस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ लखीमपुर पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, चलिए राजेश, जिस तरह से आपने बताया कि रैलियों को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज सीतापुर, लखीमपुर, बलरामपुर और गोरखपुर में रैली करेंगे। तो वहीं रैली को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो वहीं लखनऊ से हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, सीएम योगी आदित्यनाथ अब जिस तरह से चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, आज भी 4 जगहों पर रैली होनी है, क्या पूरी अपडेट मिल रही है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की निकाय चुनाव को जिताने के लिए ताबड़तोड़ जिलों में रैली लगी है। हर रोज मुझे लगता है 4 जिलों में लगातार रैलियां कर रहे हैं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीतापुर, लखीमपुर, बलरामपुर और गोरखपुर 4 जिलों में जनसभाएं करने वाले हैं। जनसभाओं में आपने देखा पिछली जनसभाओं में किस तरीके से भीड़ उमड़ रही है, लोग उनको सुनने के लिए उमड़ रहे हैं। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य प्रदेशों में मुख्यमंत्री जब जनसभाएं करते हैं तो ऐसे ही भीड़ वहां पर होती है। उत्तर प्रदेश में सबके पसंदीदा मुख्यमंत्री मुझे लगते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से भीड़ उमड़ती है और साथ ही साथ उनका जिस तरीके से संबोधन रहता है, संबोधन में सबसे जो बड़ी बात है कानून व्यवस्था का जिक्र करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पिछली सरकारों में क्या था, आज के वर्तमान हालात क्या है। इन सब चीजों को साथ ही साथ देश में डबल इंजन की सरकार चल रही है। अगर ट्रिपल इंजन यानी निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत होती है तो विकास का पहिया और तेजी से बढ़ जाएगा। इन सब तमाम चीजों को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, उनको लेकर लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वोट मांग रहे हैं और जो भाजपा के प्रत्याशियों को जिताने की अपील लगातार कर रहे हैं। आज जो 4 जिलों में जनसभाएं हैं उनको लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है। वहां की सुरक्षा व्यवस्था से लगाकर वहां के जो प्रत्याशी हैं या फिर वहां के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधन सुनने वाले लोगों की भीड़, जिस तरीके से जानकारी मिल रही थी, एक जनसैलाब वहां पर उमड़ने वाला है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लगातार जनसभाएं हैं। जो पहले चरण में जहां जहां चुनाव होना है, 4 तारीख को जो वोटिंग होनी है,
वहां वहां मुख्यमंत्री पहले ही जाकर के अपने जो उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उनको जिताने की अपील कर रहे हैं। यही नहीं, सभी पार्टियों की अगर बात करें, क्योंकि सभी पार्टियां लगातार कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन चुनावी जिस तरीके से जनसभाएं होनी चाहिए उस तरीके से नहीं हो पा रही। चाहे कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, बीएसपी की बात करें, इन बड़े चुनाव में नेताओं की लगातार उपस्थिति देखिए आप कितनी कम है। जो जनसभाएं होनी चाहिए वो बड़े नेता नहीं निकल पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय मंत्रियों से लगाकर उत्तर प्रदेश के मंत्री संगठन का लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में माइक्रो लेवल पर काम करना, जनता से मुलाकात कर सरकार की योजनाओं बताना, ये सब चीजें मुझे लगता है जीत का कारण भारतीय जनता पार्टी बनने वाली है। क्योंकि ये निकाय चुनाव, भले ही निकाय चुनाव छोटा हो, लेकिन इसके पीछे जिस तरीके से 2024 की लड़ाई हर पार्टी देख रही है कि जो ये चुनाव फतेह करेगा निकाय चुनाव, उसकी 2024 की लड़ाई आसान हो जाएगी। और यही वजह है कि पार्टियां कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन जिस तरीके से जमीनी स्तर पर तैयारी होनी चाहिए उस तरीके से विपक्ष की तैयारी नहीं हो पा रही है। जागृति जी बिल्कुल अनूप, ये भी जानना चाहेंगे, लगातार ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं, वहां से हर अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, और ऐसे में ये भी जानना चाहेंगे पार्टियां तो जो हैं तैयारियों में जुटी हुई हैं, प्रचार प्रसार करिए, लेकिन लोगों में किस तरह का उत्साह जो है देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर लोगों की बात करें, क्योंकि ये क्षेत्रीय चुनाव होता है, क्षेत्रीय समस्याएं होती हैं, जो क्षेत्रीय नेता हैं उनसे ही ये समस्याएं जहां तक पहुंचती हैं। ऐसे में अगर कोई बड़ा नेता या मुख्यमंत्री इस तरीके से अगर फील्ड में उतरते हैं, जनता के पास जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं का हौसला तो अफजाई होता ही है, लेकिन जो पीड़ित लोग हैं, जो स्थानीय समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन पर को भी कहीं ना कहीं इस बात का विश्वास होता है कि अगर सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से उनकी समस्याएं हल होंगी। और यही वजह है कि छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लगातार माइक्रो लेवल पर काम किया है, उसको लेकर हालांकि कार्यकर्ता जनता के बीच पहुंचे हैं, अभी भी तमाम समस्याएं ऐसी हैं जिसको लेकर लोगों के अंदर आक्रोश है। वो चाहे समाजवादी पार्टी को लेकर के हों, या फिर जो छोटी छोटी समस्याएं हैं बीएसपी, या फिर कुछ ऐसी भी समस्याएं हैं जो भारतीय जनता पार्टी से कुछ लोग नाराज हैं, उनको लेकर कार्यकर्ता लगातार कोशिश तो कर रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जनता इन समस्याओं को लेकर किसको अपना प्रतिनिधित्व चुनती है, किसको अपना नेता मानती है, और चुनाव में किसका पलड़ा भारी होने वाला है। फिलहाल ये चुनाव परिणाम ही तय करेगा, लेकिन जिस तरीके से समीकरण बन रहे हैं उत्तर प्रदेश के, जिस तरीके से पार्टियां पुरजोर तरीके से कोशिश कर रही हैं कि उनकी पार्टी के से ज्यादा प्रत्याशी जीते। हालांकि अगर समाजवादी पार्टी या फिर अन्य पार्टियों की बात करें तो बहुत सारी ऐसी सीटें जहां पर प्रत्याशी नहीं उतार पाए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के विरोधी हैं उनकी मदद करना शुरू कर दिया है। सभी प्रत्याशियों या पार्टियों की बात करें तो उनकी जो टक्कर है वो भारतीय जनता पार्टी से अपनी बता रहे हैं। निश्चित रूप से इस तरीके से जब माहौल हो तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से निकाय चुनाव में क्या कुछ परिणाम होंगे, फिलहाल आने वाला वक्त ही तय करेगा। जी बिल्कुल अनूप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं गोरखपुर से हमारे सहयोगी सुभाष गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। सुभाष, आपसे भी जानना चाहेंगे, गोरखपुर में आज सीएम योगी आदित्यनाथ रैली करेंगे, क्या अपडेट मिल रही है? सुभाष, गोरखपुर आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, वहां पर रैली करेंगे, क्या अपडेट मिल रही है और किस तरह की तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल जागृति, मैं बता दूं आपको कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आ रहे हैं, और आपको बता दो दोपहर बाद वो गोरखपुर पहुंच जाएंगे। और उनका एक कार्यक्रम गोरखपुर में चिकित्सकों का सम्मेलन है, जिसमें वो चुनाव को संबंधित जो नगर निकाय चुनाव संबंधित है उसमें जितने भी बीजेपी के प्रत्याशी हैं, चाहे वो पार्षद के हों या मेयर के हों, उनके लिए वो अपील करेंगे और उनसे अपनी जो अभी तक की उपलब्धियां थी, जो प्रदेश सरकार की उपलब्धियां या मोदी सरकार की उपलब्धियां थी, उसको जो है वो पूरी तरीके से समझाएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से योगी सरकार काम कर रही है पिछले 7 साल से, और आगे भी तमाम जो है चिकित्सकों के लिए किस तरीके से वो आगे काम करेगी, उसको लेकर जो है आज वो अपनी योजनाएं बताएंगे और साथ में वोट की अपील भी करेंगे। आपको बता दें उसके बाद वो राप्ती नगर स्थित अंबेडकर पब्लिक स्कूल पे जाएंगे और वहां पे एक जनसभा को संबोधित करेंगे।
यानी कि 2 कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है और इस कार्यक्रम के बाद वो गोरखनाथ मंदिर चले जाएंगे और रात्रि विश्राम गोरखनाथ मंदिर में ही करेंगे। आपको बता दें कि कल उनका फिर गोरखपुर में एक कार्यक्रम है आर्यनगर में सरस्वती विद्या मंदिर में, जहां पर वो यहाँ पे जो व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग से वो बात करेंगे और व्यापारियों को वो समझाएंगे। जिस तरीके से आज चिकित्सकों को वोट के लिए अपील करेंगे, उसी तरीके से कल व्यापारियों के लिए वो जो है बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे। और साथ ही उसके बाद वो देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज उनका दौरा है, यानी कि जो गोरखपुर मंडल के जो जिले हैं वहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल जाएंगे और वहां पे से जो है जनसभा, तमाम जनसभा है जिसको वो संबोधित करने वाले हैं। जी जागृति जी बिल्कुल सुभाष, ये भी जानना चाहेंगे निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार को लेकर जो रैली आयोजित की गई है उसमें किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है, खासतौर पर सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद गोरखपुर है और यहाँ वो महीने में 3 से 4 बार आते रहते हैं, इसलिए जिला प्रशासन हमेशा यहाँ पे अलर्ट मोड पे रहती है। और जहाँ तक की सुरक्षा की बात है, सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट पे है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर बाद आएंगे, उसको लेकर पूरी तैयारी जमीन से आसमान तक की गई है, यानी कि कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ा जाता है। चूंकि अभी जल्द ही इलाहाबाद का जो कांड हुआ है उसके बाद यहाँ की जिला प्रशासन गोरखनाथ मंदिर पे सुरक्षा बढ़ा दी गई है और खास तौर से मुख्यमंत्री की जो रूट की व्यवस्था है उस पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। जी बिल्कुल सुभाष, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं लगातार ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां निकाय चुनाव के प्रचार प्रसार में अब सीएम योगी आदित्यनाथ खुद जन जन तक पहुंच रहे हैं और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, निकाय चुनाव में सपा को बड़ा झटका लगा है, बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा कार्यकर्ता जो बीजेपी में शामिल हुए उनको सदस्यता दिलाई, तो वहीं शिवपाल यादव के करीबी भी बीजेपी में शामिल हुए और ऐसे में निकाय चुनाव से पहले सपा को ये बड़ा झटका लगा है क्योंकि बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए। तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सभी को सदस्यता दिलाई है, शिवपाल यादव के करीबी भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं निकाय चुनाव से जुड़ी, जहां सपा नेता अजय त्रिपाठी बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो सपा को निकाय चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है क्योंकि बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा कार्यकर्ताओं को सदस्यता दिलाई है। तो शिवपाल यादव के करीबी भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि निकाय चुनाव से पहले सपा को बड़ा झटका लगा है और ऐसे में बड़ी संख्या में जहां सपा कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए। अनूप, जिस तरह से बताया जा रहा है कि सपा को निकाय चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। देखिए, समाजवादी पार्टी को ये बिल्कुल सही बात है कि निकाय चुनाव से एक बहुत बड़ा झटका लगा है क्योंकि अजय त्रिपाठी मुन्ना एक ऐसे जमीनी नेता थे, लगातार समाजवादी पार्टी के साथ रहे। उसके बाद जब शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी अलग की तो उनके शिवपाल यादव के साथ चले गए। अब जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, तमाम पार्टियों से टूटकर नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जब भी कोई चुनाव होता है ऐसे में जो कार्यकर्ताओं को जब मेहनती कार्यकर्ताओं को वोट नहीं मिलता है, टिकट नहीं मिलता है, तो इसी वजह से वहां पर टूटने की ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और पार्टी की बुद्धिमानी यही होती है कि अपने नाराज कार्यकर्ताओं को किस तरीके से मनाया जा सके, चुनाव में मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जा सके। ये एक विषम परिस्थिति होती है और पार्टी के सामने एक चुनौती भी होती है। और यही वजह है कि लगातार आपने देखा कल कांग्रेस से शहर अध्यक्ष, वर्तमान से शहर अध्यक्ष दलप्रीत सिंह तमाम कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया था। आज तमाम दलों से जो नेता हैं वो समाज के वो बड़े तबके, चाहे वकील की बात करें, तमाम वकील भी आज शामिल हुए हैं।
मुस्लिम समाज से लोग तमाम शामिल हुए हैं और करीब 1 दर्जन से ज्यादा पूर्व पार्षद के साथ में अजय त्रिपाठी और मुन्ना अपने दल बल के साथ दमखम दिखाते हुए और जनशक्ति भी यहां पर देखने को मिली कि अजय त्रिपाठी मुन्ना के साथ हजारों कार्यकर्ताओं की भीड़ आज भारतीय जनता पार्टी में यहां पर पहुंची थी। पूरा पार्टी कार्यालय बिल्कुल कार्यकर्ताओं से खचाखच भरा हुआ था। तो ये कहीं ना कहीं चुनाव के समय इस तरीके से अगर कोई जमीनी नेता अगर टूटता है तो मैसेज जरूर गलत जाता है। और इस वक्त लगातार जो पार्टियां हैं विपक्ष की वो अपनी फाइट बीजेपी से मान रही है। मुझे लगता है इसी वजह से अगर किसी भी पार्टी में कोई भी नेता कार्यकर्ता नाराज होता है तो सीधे भारतीय जनता पार्टी में आता है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार की ज्वाइनिंग करना ये चीज 2022 में भी देखने को मिली थी कि जिस तरीके से तमाम पार्टियों के जो नेता हैं वो टूटकर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुए थे। उसका परिणाम देखा आपने कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी जी। और यही जो लगातार ज्वाइनिंग का सिलसिला भारतीय जनता पार्टी में इस वक्त जारी है। मुझे लगता ये विपक्ष के लिए बहुत ही मुश्किल का सामना खड़ा हो सकता है क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन वो भी जमीन नेताओं को कहीं ना कहीं ये मैसेज विपक्ष को लेकर जरूर गलत समाज में जा रहा है। जी बिल्कुल अनु, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वही रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की कुशीनगर से बड़ी खबर, डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक का कुशीनगर दौरा आज। ये बड़ी खबर आपको बता रही जहां निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने सरगर्मियां तेज कर दी है तो वहीं कसाई बेनेट क्लब में उप मुख्यमंत्री की सभा आयोजित की जाएगी। और चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं जहां पीएम मोदी 91 एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन कर रहे हैं। एफएम की जो इंफोटेनमेंट वैल्यू है वो तो होगी ही। साथियों, हमारी सरकार निरंतर इसी तरह टेक्नोलॉजी के लोकतांत्रिकरण, डेमोक्रेटाइजेशन इसके लिए काम कर रही है। भारत अपने सामर्थ्य का पूरा इस्तेमाल कर पाए इसके लिए जरूरी है कि किसी भी भारतीय के पास अवसरों की कमी ना हो। आधुनिक टेक्नोलॉजी को सभी के लिए एक्सेसिबल बनाना, एफोर्डेबल बनाना इसका बहुत बड़ा माध्यम है। आज भारत में जिस तरह गांव-गांव तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाया जा रहा है, मोबाइल और मोबाइल डेटा दोनों की कीमत इतनी कम हुई है, उसने एक्सेस टू इंफॉर्मेशन को बहुत आसान बना दिया है। आजकल हम देखते हैं देश के कोने कोने में, गांव-गांव में नए डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं। गांव के युवा गांव में रहते हुए ही डिजिटल टेक्नोलॉजी का लाभ उठाकर कमाई कर रहे हैं। इसी तरह जब हमारे छोटे दुकानदारों को, रेहड़ी पटरी वाले साथियों को इंटरनेट और यूपीआई से मदद मिली तो उन्होंने बैंकिंग सिस्टम का लाभ लेना भी शुरू कर दिया। आज टेक्नोलॉजी की मदद से हमारे मछुआरे साथियों को मौसम संबंधी सही जानकारी सही समय पर मिलती है। आज टेक्नोलॉजी की मदद हमारे लघु उद्यमी अपने प्रोडक्ट्स देश के कोने कोने में बेच पा रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम से भी उन्हें मदद मिल रही है। साथियों,
बीते वर्षों में देश में जो टेक रिवॉल्यूशन हुआ है उसने रेडियो और विशेषकर एफएम को भी नए अवतार में गढ़ा है। इंटरनेट के कारण रेडियो पिछड़ा नहीं बल्कि ऑनलाइन एफएम के जरिए, पॉडकास्ट के जरिए इनोवेटिव तरीके से सामने उभर करके आया है। यानी डिजिटल इंडिया ने रेडियो को नए लिसनर्स भी दिए हैं और नई सोच भी दी है। यही रिवॉल्यूशन आप संचार के हर माध्यम में देख सकते हैं। जैसे आज देश के सबसे बड़े डीटीएच प्लेटफॉर्म डीडी फ्री डिश की सेवा 4 करोड़ 30 लाख घरों में पहुंच रही है। देश के करोड़ों ग्रामीण घरों में, बॉर्डर के पास वाले इलाकों में आज दुनिया की हर सूचना रियल टाइम में पहुंच रही है। समाज का जो वर्ग दशकों तक वही बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त के अतीक अशरफ मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में आज 2 याचिकाओं पर सुनवाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे जहां अतीक अशरफ मर्डर केस से जुड़ी है बड़ी जानकारी। सुप्रीम कोर्ट में आज 2 याचिकाओं पर होगी सुनवाई। तो हत्या की हाई लेवल जांच की मांग की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे जहां आज 2 याचिकाओं पर सुनवाई होनी है। और रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी। तो अतीक के बेटे अली का लेटर वायरल हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रही जहां सोशल मीडिया पर वायरल हुआ लेटर। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। तो लेटर में एसपी और बीजेपी के खिलाफ मतदान की अपील की है। नैनी सेंट्रल जेल में बंद है अली अहमद। ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रही जहां सोशल मीडिया पर भी अब अली का ये लेटर जो है वो वायरल हो रहा है। तो लेटर में और अब मौसम से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता देते हैं। आंधी और बारिश से मौसम का मिजाज बदला है। केदारनाथ में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रही जहां केदारनाथ धाम में बर्फबारी जो है वो शुरू हो चुकी है। तो तेज आंधी के साथ बारिश हुई है। वही मौसम का मिजाज जो है वो अब बदल चुका है। तस्वीरें भी आपको दिखा रही जहां केदारनाथ धाम में बर्फबारी शुरू हो गई है। तो ये बड़ी और अहम खबर मौसम से जुड़ी जहां मौसम का मिजाज बदला है। तो तेज आंधी और बारिश से मौसम का मिजाज बदला है। उत्तराखंड के आंतरिक जनपद है, इनमें जो है अगले 4-5 दिनों तक जो है वर्षा और बर्फबारी मिलने की संभावना है। तो जो बर्फबारी की वजह से जो है खास करके उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है, तो उसकी वजह से हो सकता है कि जो एवलांच प्रोन एरियाज हैं वहाँ पे कुछ दिक्कतें आ सकें। तो अगर कोई यात्री हैं या माउंटेनियर्स हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो उनको जो है सतर्कता बरतनी चाहिए कि एवलांच प्रोन एरियाज में ना जाए। और ये एक्टिविटी जो है आगे जो है 4-5 दिन तक पहाड़ों में खास करके चलने वाली है। वैसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है लेकिन मौसम का मिजाज यहाँ पर बदलता नजर आ रहा है। जी जागृति, निश्चित तौर पर उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो गई है। सारे जो धाम है, चारों धाम वो खुल चुके हैं। कहीं ना कहीं यात्रा व्यवस्थाओं की बात की जाए तो सरकार द्वारा लगातार व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो देर शाम कल केदारनाथ में बर्फबारी हुई थी और वहां पर जो लोग थे वहां बर्फबारी का भी लुत्फ उठा रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से एडवाइजरी जरूर जारी की गई है कि जो भी यात्री आए वह मौसम का मिजाज देखते हुए आए। इसके साथ ही अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग समय समय पर अपनी एडवाइजरी जारी करता है, लोगों को जागरूक करने का काम करता है
और साफ तौर पर ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है कि जो लोग केदारनाथ धाम की यात्रा कर रहे हैं वो मौसम का मिजाज देखते हुए उत्तराखंड की तरफ रुख करें। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जो यात्रा मार्ग है वहां पर जो व्यवस्था है उसे दुरुस्त करने का काम किया गया है। लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि केदारनाथ धाम की जो यात्रा है उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो 30 तारीख तक बंद कर दिया गया है, क्योंकि लगातार केदारनाथ धाम में बर्फबारी हो रही है। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो जो रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं उन्हीं यात्रियों को केदारनाथ धाम जाने की जो परमिशन है वह दी गई है। तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से यात्रा को लेकर तैयार है और लगातार सरकार मॉनिटरिंग कर रही है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार जो यात्रा है उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो भी यात्री आ रहे हैं, जो तीर्थयात्री आ रहे हैं, उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। जी बिल्कुल नवीन, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच शुरू करेंगे एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की चार धाम यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों में उत्साह देखने को मिल रहा है। तो यात्रा के लिए जहां पंजीकरण का आंकड़ा 20 लाख के पार पहुंच चुका और ऐसे में चार धाम के साथ हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए भी श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। अब तक 20 लाख से ज्यादा यात्री पंजीकरण कर चुके हैं। वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दौरान उन्होंने भाजपा पर राज्य में इस साल होने वाले निकाय चुनाव को टालने का आरोप लगाया है। नवीन जोशी का कहना है कि बीजेपी चुनाव से पहले ही हार मान चुकी है और अब तक ओबीसी का आरक्षण पूरा नहीं हुआ है। सही नहीं हुआ, इसलिए चुनाव नवंबर में चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी तो पहले ही हार मान चुकी है, क्योंकि जो चुनाव अक्टूबर नवंबर में होने हैं उसको ये लोकसभा चुनाव के बाद लेके जाना चाहती है। और भारतीय जनता पार्टी का संगठन किस प्रकार से मजबूत है ये पूरे प्रदेश की और देश की जनता ने देखा। जो देहरादून के मेयर को यहाँ की जनता ने चुनकर भेजा, उनकी आय से अधिक 10 गुना ज्यादा संपत्ति उनकी बढ़ गई है। किस प्रकार से इसका संगठन मजबूत हो रहा है ये प्रदेश की जनता जानती है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन शुक्ला हमारे साथ बने हुए। नवीन, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से जो है बीजेपी पर निशाना साधा गया है, क्या कुछ प्रतिक्रिया बीजेपी के सामने से आई है? जी निश्चित तौर पर अगर बात की जाए तो निकाय चुनाव की भले ही तारीख तय ना हुई हो, लेकिन आने वाले समय में साफ तौर पर कांग्रेस का आरोप है कि जो नगर निगम के चुनाव है उसको जो बीजेपी है वह आगे बढ़ाना चाहती है। तो कहीं ना कहीं आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। जहां एक तरफ सभी दलों ने अपनी तैयारियां भी की हैं तो वहीं आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। आप जिस तरीके से सुन रहे थे कि कांग्रेस ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि जो निकाय चुनाव है उसे लोकसभा चुनाव के बाद जाने की बात कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो ये आरोप और प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और साफ तौर पर कांग्रेस का यही कहना है कि जो बीजेपी सरकार है उसे चुनाव जो निकाय चुनाव है उसे लोकसभा चुनाव के बाद करवाना चाहती है। तो लगातार उत्तराखंड की सियासत में हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। ओबीसी आरक्षण की बात की जाए तो ओबीसी आरक्षण में अभी नहीं हो पाए तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है। हालांकि सरकार द्वारा साफ तौर पर यह कहा गया है कि जो भी चीजें हैं उसे पर्याप्त जो चीजें हैं उन्हें जो त्रुटियां हैं उन्हें ठीक करने का काम किया जाएगा और चुनाव को लेकर सरकार पूरी तरीके से तैयार है। और बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना है कि चुनावी मोड है तो कहीं ना कहीं बीजेपी भी चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जी बिल्कुल नवीन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।